हेलो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राठौर अपनी पहचान का प्रयोग कर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिले। उन्होंने वंदना के केस की सारी डिटेल उन्हें दे दी। उन्होंने दरख्वास्त की कि वह गुरुग्राम पुलिस से संपर्क कर इस केस को तेज़ी से निपटाने के निर्देश दें। उधर दूसरी तरफ जमुना काकी किचन में आई और वहाँ काम कर रही रमा को निर्देश दिया कि जल्दी से एक गिलास गुनगुना दूध केसर डालकर तैयार करे, साथ में नाश्ता भी। वह वहीं खड़ी हो गई। रमा ने कहा, काकी आप जाइए, मैं नाश्ता तैयार करके ले आऊँगी। काकी ने गुस्से से कहा, बकबक करने की जगह अपना काम करो, वो तो किए होता नहीं है। पता है ना कि सुबह की दवाइयाँ देनी होती हैं, अब खाली पेट तो दी नहीं जाएगी। पर इतने दिनों में एक बार भी ऐसा हुआ है कि नाश्ता समय पर तैयार कर दिया हो। रमा की आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वैसे भी इस घर में काकी एक हैसियत रखती थी, रमा उन्हें नाराज़ नहीं कर सकती थी। उसने कहा उसने नाश्ते की सारी तैयारी कर ली थी, बस अब आलू के पराठे सेकने ही रह गए थे। वह तेज़ी से अपना काम करने लगी। मैत्री किचन में आई। काकी को वहाँ खड़ा देखकर बोली, काकी आप अभी नाश्ता नहीं लेकर गई? काकी ने गुस्से से रमा को घूरा। कैसे ले जाती, अभी बना ही कहाँ है? मैत्री ने रमा की तरफ देखा। रमा ने फौरन सफाई दी, भाभी बस पराठे सेक कर लगा देती हूँ नाश्ता। मैत्री समझ गई कि काकी उसे पहले ही डांट लगा चुकी है। उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, कल से थोड़ा जल्दी कर लिया करो। मैत्री की मुस्कान से रमा का मन हल्का हो गया। यह हवेली थी दिवाकर की। दिवाकर खानदानी रईस थे। उनकी उर्वरा नामक फर्टिलाइज़र बनाने की कंपनी थी। अपने क्षेत्र की राजनीति में भी उनका दबदबा था। 40 साल के दिवाकर का विवाह 10 साल पहले मैत्री से हुआ था। उनका वैवाहिक जीवन सुखी था। बस एक ही कमी थी, इन 10 सालों में उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। मैत्री ने इन सालों में 2 बार गर्भ धारण किया, पर बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। उसके बाद उन दोनों ने प्रयास के साथ उम्मीद भी छोड़ दी थी। पिछले 5 सालों में उन्होंने मान लिया था कि संतान का सुख उनकी किस्मत में नहीं है। उन दोनों ने किस्मत का खेल मानकर उम्मीद तो छोड़ दी थी, लेकिन संतान की इच्छा मन में राख में दबी चिंगारी की तरह अभी भी जीवित थी। हाँ, दोनों ही एक दूसरे से और दुनिया वालों से अपनी इच्छा छिपा कर रखते थे। दिवाकर के मन में जमी राख को हटाकर उस इच्छा को बाहर लाने का काम कुछ ही समय पहले बने उनके दोस्त तुषार सिंह ने किया। एक दिन अपने पसंदीदा बार में बैठे दोनों पी रहे थे। बातों ही बातों में ना जाने कैसे दिवाकर के मुंह से वह बात निकल गई जो उसने मैत्री से भी नहीं कही थी। उसने कहा कि ईश्वर ने सब कुछ दिया सिवाय संतान के। अपने मित्र से सारी बात जानने के बाद तुषार ने उसे सेरोगेसी के बारे में बताया। तुषार ने बताया कि उसके एक चाचा ने 60 साल की उम्र में इसी तकनीक का प्रयोग कर संतान का सुख प्राप्त किया। उसने ही दिवाकर को गुरुग्राम की एक क्लिनिक के बारे में बताया जहां उसका सपना पूरा करने की हर व्यवस्था हो सकती थी। दिवाकर ने मैत्री को सारी बात बताई तो उसके दिल में दबी माँ बनने की इच्छा भी बलवती हो उठी। बच्चे के जन्म की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई। मैत्री और दिवाकर का सपना वंदना की कोख में आकार लेने लगा। कोई ये जान ना पाए कि मैत्री ने गर्भ धारण नहीं किया। इसके लिए वंदना को मैत्री के साथ हरिद्वार की इस हवेली में भेज दिया गया। यह हवेली दिवाकर के पिता ने खरीदी थी। अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने यही बिताए थे। देखभाल के लिए 2 बहुत ही विश्वासपात्र औरतों को भी साथ भेजा गया, जमुना काकी और रमा। हरिद्वार में दिवाकर के पहचान की एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आरती थी, जो समय समय पर वंदना का चेकअप कर देखती थी कि सब सही है या नहीं। वंदना अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। तभी मैत्री ने आकर कहा, वंदना आज चेकअप के लिए चलना है, तैयार हो जाओ। वंदना आकर पलंग पर बैठ गई। वह बोली, लेकिन दीदी वहाँ तो दोपहर को जाना था ना। जाना था, पर डॉक्टर आरती ने फ़ोन करके कहा कि 10:30 बजे तक आ जाओ, उन्हें दोपहर में कहीं जाना है। 9 बज रहे हैं, तैयार हो जाओ, फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है दीदी, मैं तैयार हो जाती हूँ।
वंदना तैयार होने के लिए उठ ही रही थी कि अचानक आह करके बैठ गई। मैत्री घबराकर उसकी तरफ भागी, उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ वंदना, कोई परेशानी है? नहीं दीदी, बच्चे ने पेट में हरकत की है, कल रात में भी की थी। मैत्री ने परेशान होकर पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे नहीं दीदी, चौथा महीना है ना, ऐसा होता है। वंदना और मैत्री दोनों ही खामोश हो गई। वंदना यह सोचकर कि वह दूसरी बार इस स्थिति से गुजर रही है, लेकिन माँ नहीं बन पाएगी। उसकी कोख दूसरी बार बच्चे को दुनिया में लाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। दुनिया में आने के बाद बच्चा मैत्री की गोद में चला जाएगा। मैत्री यह सोचकर खामोश थी कि जिस बच्चे की वह माँ कहलाएगी, उसके गर्भ में बढ़ने को वह महसूस भी नहीं कर सकती है। दोनों ही औरतें एक दूसरे के मन के भाव को समझ गई। वंदना ने कहा, दीदी बच्चा पलेगा तो आपकी ही गोद में। यह कहते हुए वंदना के दिल में जो पीड़ा थी उसे मैत्री ने महसूस कर लिया था। वह उसके दर्द को अच्छी तरह से समझती थी। उसने वंदना के पेट पर हाथ रखकर कहा, इससे जुड़ाव महसूस करती होगी ना? वंदना ने भी अपने पेट पर हाथ फेर कर कहा, हाँ दीदी, कुछ भी हो पर कोख किराए का कमरा तो होती नहीं है। कोई भी रहे और चला जाए, कोख तो वो सांचा है जो ज़िंदगी को रूप रंग देती है। मैं अपने अंदर ऐसा होते हुए महसूस कर रही हूँ। जब बच्चा कोख से बाहर आएगा तब पता चलेगा कि लड़का है या लड़की। इसका रंग, रूप, स्वभाव सब पैदा होने के बाद पता चलेंगे, पर अभी मैं इसकी हर एक धड़कन महसूस करती हूँ। इसकी हर सांस मेरी सांस से जुड़ी है। वंदना चुप हो गई। मैत्री उसकी बात सुनकर भावनाओं के समंदर में उतरने लगी। दोनों फिर कुछ देर तक चुप रही। मैत्री ने सवाल किया, वंदना तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता कि जिसे तुम इतनी तकलीफ़ें सहकर सींच रही हो, उसके पैदा होने पर मैं उसे अपनी औलाद कहूँगी? वंदना ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, दीदी आपको क्या दोष दूँ, ये तो मेरी किस्मत है। मेरा चाहा मुझे नहीं मिलता है, पर इस बार सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैंने ये स्वीकार किया है। जब पहली बार आप मुझसे मिली थी तो यह सोचकर नहीं कि अपने बच्चे के लिए कोख देख रही हैं। आपने मेरे अंदर की औरत को देखा था, दिवाकर बाबू, और आपने यह नहीं कहा था कि हमें तुम्हारी कोख किराए पर चाहिए, बल्कि आप लोगों ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं आपके जीवन में उजाला ले आऊं। वंदना ने मैत्री की तरफ देखकर कहा, मेरी ज़िंदगी तो अंधेरे में डूब चुकी थी। वो लोग कहीं और मुझे बेच देते, पर मैंने सोचा कि दुखों के अंधेरे में डूबी ज़िंदगी अगर आपके लिए उम्मीद का दिया बन जाए तो हर्ज क्या है? मैत्री ने वंदना का हाथ पकड़कर कहा, सच कहूँ तो कई बार यह सोचकर मैं शर्मिंदा होती हूँ कि जिसे तुम जन्म दोगी उस पर से मैं तुम्हारा अधिकार छीन लूँगी, पर मेरा स्वार्थी मन मुझे यह कहकर समझाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में दिया इसी तरह से जलना है। मैत्री के हृदय का पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इससे पहले भी कई बार वंदना ने महसूस किया था कि मैत्री एक भले दिल की औरत है। उसका दुखी होना वंदना को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, दीदी आप स्वार्थी नहीं हैं, वरना ऐसी बात ही क्यों करती? स्वार्थी तो वो लोग थे जिन्होंने मेरी कोख पाने के लिए षड्यंत्र रचकर मुझसे रिश्ता जोड़ा, काम हो जाने पर मुझे बेच दिया। कहते हुए वंदना रोने लगी। मैत्री उसे चुप कराने लगी। वह उसे समझाने लगी, वंदना तुम जो हमारे लिए कर रही हो उसका बदला चुका पाना तो मुश्किल होगा, पर दिवाकर और मैंने तय किया है कि तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। वंदना अपने आप को संभाल कर बोली, दीदी जब बच्चा आपकी गोद में आ जाए तो एक काम करिएगा। कैसा काम? मेरी किसी से बात करा दीजिएगा। किससे वंदना? उसी से जो मेरा होते हुए भी मेरा नहीं हो पाया। कौन है वो? तुम्हारे पास नंबर हो तो अभी बात करा दूँ। नंबर तो है पर अभी बात नहीं करना चाहती हूँ। पर क्यों? अगर मैं अभी बात करूँगी तो वह खोजता हुआ आ जाएगा। मैं इस हालत में उसके सामने नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए बाद में जब कहूँगी तब करवा दीजिएगा। ठीक है, पर क्या तुम मुझे उसके बारे में बताओगी? बिल्कुल दीदी, पर अभी नहीं, 9:30 से अधिक हो गया है। तैयार हो जाती हूँ। मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। जब फुर्सत मिले बताना, मुझे उसके बारे में जानना है। मैत्री चली गई। वंदना के दिमाग में रवि का चेहरा घूमने लगा, पर उसे तैयार होना था। वह उठकर चली गई। डॉक्टर आरती मॉनिटर पर गर्भ में बच्चे की तस्वीर दिखाकर बोली, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है।
अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आरती ने मैत्री से कहा, बस ख्याल रखिएगा कि वंदना सही तरह से खाए पिए और दवाएं ले, बाकी सब नॉर्मल है। मैत्री के साथ आई जमुना काकी की तरफ देखकर बोली, काकी के रहते वंदना के साथ खाने पीने और दवाइयों में कोई चूक नहीं हो सकती। वंदना इस सारी बातचीत से बेखबर मॉनिटर पर दिख रही बच्चे की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों में ममता झलक रही थी। मैत्री की निगाह उस पर पड़ी तो वह उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। घर लौटते समय कार में वंदना ने मैत्री से सवाल किया, दीदी आने वाले बच्चे के बारे में आपने क्या सोचा है? मैत्री ने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत सारी बातें सोची थी। लड़का होगा तो उसका नाम आगत रखेगी, अगर लड़की हुई तो उसे अवनी कहकर पुकारेगी। उसने दिवाकर को कह दिया था कि गुरुग्राम के बंगले में बच्चे के लिए कमरा अच्छी तरह से सजाए। वह सारी बातें वंदना को बताने जा रही थी, पर कुछ सोचकर रुक गई। उसने वंदना से कहा, तुम बताओ, तुम्हारा भी तो बच्चे को लेकर कोई सपना होगा? वंदना उदास हो गई। उसने कहा, दीदी मैंने सपने देखना छोड़ दिया है। वंदना का जवाब सुनकर मैत्री भी उदास हो गई। उसे उदास देखकर वंदना ने कहा, दीदी वैसे भी बच्चा तो आपका है, बताइए आपने क्या सोचा है? मैत्री ने उसे सारी बात बता दी। सुनकर वंदना खुश हो गई। पेट पर हाथ रखकर बच्चे से बोली, देखो मम्मी ने तुम्हारे लिए कितनी बातें सोच कर रखी हैं, अपनी मम्मी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। मैत्री ने वंदना से कहा, सच बताओ, तुमने भी बच्चे को लेकर कुछ सोचा होगा? बताओ, अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूंगी तो मुझे खुशी होगी। सच दीदी, मैंने कुछ नहीं सोचा है। सोचने की ज़रूरत भी क्या है? जिनकी गोद में यह पलेगा वह इसे दुनिया की हर खुशी देंगे। मैत्री उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, पर उसे लग रहा था कि कुछ है जो वंदना उससे कह नहीं रही है। एक चीख के साथ वंदना की आंख खुल गई। ठंड का मौसम था, पर वह पसीने से तरबतर थी। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। कमरे की लाइट जली। काकी घबराई हुई से उसके पास आई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बिटिया, तुम सोते में चिल्लाई क्यों? दर्द हो रहा है? क्या बात है बताओ, तुम तो पसीना पसीना हो रही हो। वंदना ने काकी से कहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। काकी ने फौरन पास रखे जग से गिलास भरा और वंदना को पकड़ा दिया। वंदना ने एक सांस में गिलास खाली कर दिया। उसने काकी से एक गिलास पानी और मांगा। दूसरा गिलास पानी पीने के बाद वह कुछ शांत हुई। काकी ने कहा, मैं अभी बहू जी को जाकर सब बताती हूँ। वंदना ने काकी का हाथ पकड़कर रोक लिया। वह बोली, काकी घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बिटिया, हमने भी बच्चे जने हैं, इस हालत में बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वैसे भी बहू जी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? काकी मानिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बेकार में इतनी रात में दीदी परेशान होंगी। काकी उसकी बात से सहमत नहीं थी। उनका डर भी वाजिब था। वह खास तौर पर उसकी देखभाल के लिए आई थी। वह वंदना के कमरे में ही बिस्तर लगाकर सोती थी, ताकि वंदना को कोई ज़रूरत हो तो वह उन्हें बता सके। वंदना ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, काकी कोई बात होगी तो मैं छिपाऊंगी क्यों, पर अभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाकर सो जाइए। काकी जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। उनकी आदत थी, वह जरा सी आहट में उठ जाती थी और बिस्तर में लेटते ही सो जाती थी। कुछ ही देर में काकी सो गई। वंदना उठी। उसने अपना शॉल ओढ़ा। धीरे से दरवाज़ा खोलकर वह बाहर बरामदे में आ गई। 3 सीढ़ियाँ उतरकर गार्डन था। वह अक्सर सुबह या शाम को गार्डन में टहलती थी, लेकिन अभी वह बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। आज फिर अपने सपने में शुभम को देखा। हर बार की तरह वह उसे गोद में लिए बैठी थी, उसके साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी। उसकी बातें सुनकर वह किलकारियाँ मार रहा था। अचानक ही 2 हाथ आए। उन्होंने शुभम को उसकी गोद से छीन लिया। वह उसे लेकर चले गए। वंदना चीख कर जाग गई थी। वो 2 हाथ उसके जेठ जानकीनाथ के थे। उन्होंने उसके बच्चे को उससे छीन लिया था। माला बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही थी, इसलिए उसे पालने की जिम्मेदारी वंदना को सौंप दी गई थी। लेकिन उसकी हैसियत बच्चे की आया की तरह ही थी। जब वह बच्चे को नहला धुलाकर तैयार कर देती थी तो माला उसे अपने पास पालने में लिटा लेती थी। वंदना को उसके पास फटकने भी नहीं देती थी। वंदना ने बच्चे का नाम शुभम रख दिया था।
उसे तैयार करते समय वह शुभम कहकर उससे बातें करती थी। एक दिन जब वह शुभम को तैयार करते हुए उससे बातें कर रही थी तो जानकी नाथ ने आकर उसकी गोद से छीन लिया। उसे फरमान सुना दिया कि वह कुछ ही देर में आदमपुर के लिए निकल रही है। जब वंदना घर छोड़ रही थी तब शुभम रो रहा था। वह गिड़गिड़ाई कि एक बार उसे अपने बच्चे को गोद में लेकर चुप करा लेने दें, पर पति पत्नी में से किसी का कलेजा नहीं पसीजा। मैत्री अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर काकी को देखकर मैत्री ने कहा, आ जाइए काकी। काकी भीतर चली गई। मैत्री ने उन्हें बैठने को कहा। काकी बैठ गई। मैत्री समझ गई थी कि वो कुछ कहना चाहती है। क्या बात है काकी? किसी सोच में हैं? कोई परेशानी हो तो बताइए, मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। मुझे क्या परेशानी होगी बेटा, वंदना के बारे में कुछ कहना था। काकी जिस तरह से बात कर रही थी उससे मैत्री परेशान हो गई। सब ठीक तो है ना काकी? डॉक्टर आरती ने तो सब कुछ नॉर्मल बताया था। काकी ने मैत्री को रात वाली बात बता दी। सुनकर वह भी सोच में पड़ गई। काकी ने आगे कहा, वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि उसके मन में कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। काकी, और क्या बात हो सकती है? अपने पहले बच्चे को लेकर परेशान होगी। उसकी कहानी तो आपको पता ही है, उन लोगों ने कैसे बच्चा छीन लिया उससे। काकी ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, वही बात तो मैं समझाना चाह रही हूँ। इसे भी तो वह अपनी कोख में पाल रही है, मोह तो होगा ही। कल अगर बच्चे से अलग नहीं हो पाई तो? जो डर काकी ने जताया था वह डर मैत्री के मन में शुरू से ही था। वह कई बार घुमा फिरा कर उससे इस विषय में पूछ चुकी थी। हर बार वंदना ने कहा था कि बच्चा मैत्री का ही है। कल क्लिनिक से लौटते समय भी बच्चे के बारे में बात हुई थी। तब भी वंदना ने कहा था कि बच्चे की मम्मी मैत्री है। पर काकी की बात ने एक बार फिर उस डर को उभार दिया था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि अपने आप को किस तरह से तसल्ली दे कि ऐसा नहीं होगा। उसने काकी से कहा, वैसे तो हर बार वंदना यही कहती है कि बच्चे की माँ मैं ही हूँ, पर अब आपकी बात भी विचार करने वाली है। अब आप ही बताइए काकी कि मैं क्या करूँ? जब तक बच्चा हो नहीं जाता तब तक तो कुछ हो नहीं सकता है। अभी और कुछ नहीं हो सकता, पर तुम बात बात में उसे एहसास दिलाती रहा करो कि उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। बच्चा हो जाने के बाद फिर अधिक देरी ना करना। वंदना को देना लेना हो देकर बच्चे को अपने घर ले जाना। अपनी बात कहकर काकी चली गई, लेकिन मैत्री के शांत मन में कंकड़ मार गई थी। मैत्री वंदना का बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन यह भी सच था कि उसकी कोख में पल रहे बच्चे पर वह अपना अधिकार समझती थी। मैत्री पैसे और अन्य तरह से वंदना की मदद करने को तैयार थी। वह चाहती थी कि इतने दुख झेलने के बाद वंदना को सुख मिले, पर किसी भी कीमत पर अपना बच्चा उसे नहीं दे सकती थी। उसे याद आया कि वंदना किसी आदमी के बारे में बात कर रही थी। वह उससे उसके बारे में पूछेगी। जरूर वह उसका प्रेमी होगा। अगर वह बच्चे के पैदा होने के बाद वंदना को दोबारा उससे मिलवा दे तो वह अपने नए जीवन में उलझकर बच्चे को भूल जाएगी। मैत्री ने तय किया कि वह वंदना से उसके बारे में बात करेगी। अब मैत्री का मन किताब पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि चलकर वंदना से बात करे। वह उठ ही रही थी कि दिवाकर का फ़ोन आ गया। उसने हमेशा की तरह उन लोगों के हाल चाल लेकर पूछा कि वंदना ठीक तो है, कोई समस्या तो नहीं है, यदि हो तो उसे बता दे। मैत्री ने उससे कहा कि वह चिंता ना करे, सब ठीक है। अगर उसे कोई तकलीफ़ होगी तो उसे खबर कर देगी। सारी बात करने के बाद मैत्री ने अपने मन का डर दिवाकर को बताया। दिवाकर ने उसे समझाया कि वह ऐसा वैसा ना सोचे, वंदना ऐसा नहीं करेगी। अगर ऐसी स्थिति आ भी गई तो वह समझदारी से समस्या को सुलझा लेगा। दिवाकर ने मैत्री को इस बात का आश्वासन तो दिया था कि वह सब संभाल लेगा, पर काकी ने उसे जो कुछ बताया था उससे उसके दिल में एक डर सा पैदा हो गया था। मैत्री एक भली औरत थी, पर अपने माँ बनने की इच्छा पूरी करने के लिए ही उसने वंदना की कोख किराए पर ली थी। भले ही बच्चा वंदना की कोख में पल रहा था, पर वह भी उससे वैसे ही जुड़ी थी जैसे वंदना। आजकल उसके मन में केवल होने वाले बच्चे के ही ख्याल आते थे। बच्चे के साथ उसने अपने आने वाले भविष्य को
इस तरह जोड़ लिया था कि अगर वह उससे ना मिलता तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता। काकी ने कहा था कि यह ज़रूरी है कि वंदना को यह एहसास दिलाते रहा जाए कि वह बच्चे को सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनी कोख में पाल रही है। बच्चा मैत्री का है। मैत्री वंदना से बात करने के मकसद से उसके कमरे में पहुंची। वंदना कमरे के बाहर बगीचे में टहल रही थी। फूलों को देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बगीचे में टहलते हुए वह अपनी कोख में पल रहे बच्चे से बात कर रही थी। मैत्री बरामदे में खड़ी चुपचाप सुनने लगी। वंदना ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें पता है, मैं जहाँ रहती थी वहाँ आमों के बड़े बड़े बगीचे होते हैं। वहाँ के आम बहुत मशहूर हैं। मैं तुमको भी खिलाऊंगी। वंदना को अपने पेट में कुछ हलचल सी महसूस हुई। वह हंसते हुए बोली, तुम्हें तो बहुत जल्दी है आम खाने की, अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। काकी की बात सुनने से पहले अगर मैत्री ने वंदना को बच्चे से बात करते सुना होता तो हंसकर कहती कि अकेले अकेले बच्चे से क्या बात कर रही हो, पर अभी उसका ऐसा करना मैत्री को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने आवाज़ लगाकर कहा, वंदना इस तरह से क्यों टहल रही हो? ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें ठंड लग गई तो बीमार हो जाओगी, बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। चलो चलकर कमरे में बैठो। पहली बार वंदना को महसूस किया था कि मैत्री ने उसे कोई बात नाराज़गी से कही थी, पर उसने सोचा कि मैत्री उसकी फिक्र करती है इसलिए ऐसा कह रही है। वह अंदर आते हुए बोली, दीदी मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, बल्कि अच्छा लग रहा था। मैत्री ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठा दिया। वह बोली, तुम्हें अच्छा लग रहा था, पर बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हें बच्चे का भी ध्यान रखना है। इस तरह बेवजह चलो फिरोगी और कहीं कुछ हो गया तो? अरे दीदी, पिछली बार तो मैं 9वें महीने तक काम करती रही थी, कुछ नहीं होता। मैत्री ने उसके पास बैठते हुए रुखाई से कहा। वो उनके घर की बात थी, मैं अपने बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। वंदना समझ गई कि बात यह नहीं है कि मैत्री को उसकी फिक्र है, बल्कि वह तो बच्चे को लेकर फिक्रमंद थी। वंदना को बुरा लगा। भले ही वह बच्चे को अपनी कोख में उसके लिए पाल रही थी, पर बच्चे की फिक्र उसे भी थी। पर जल्दी ही वह मैत्री की बात का मतलब समझ गई। मैत्री यह बताना चाहती थी कि बच्चे पर उसका अधिकार है, वह तो बस कुछ दिनों के लिए उससे जुड़ी है। वंदना ने कुछ देर मैत्री के चेहरे को देखा। उस चेहरे में उसे बच्चे के लिए तरसती माँ का चेहरा दिखा, जो अपनी सूनी गोद में बच्चे को लेने की राह देख रही थी। वंदना का गुस्सा खत्म हो गया। उसे मैत्री पर तरस आने लगा। वह उसे समझाते हुए बोली, दीदी आप क्यों परेशान होती हैं? इस बच्चे को मैं सिर्फ आपके लिए अपनी कोख में पाल रही हूँ। इसके जन्म लेते ही इस पर आपका अधिकार होगा, मैं कभी इस पर कोई अधिकार नहीं जताऊंगी। वंदना की बात सुनकर मैत्री को तसल्ली हुई। उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। उसने वंदना से कहा, वो दरअसल कभी कभी बच्चे को लेकर परेशान हो जाती हूँ। तुम तो जानती हो कि इतने साल मैंने अपनी ममता को दबा कर रखा था। अब जब अपनी ममता की संतुष्टि की उम्मीद जागी है तो धैर्य नहीं रहता है, इसलिए परेशान हो जाती हूँ। दीदी यकीन मानिए कि अगर मैं अभी से जन्म देकर आपको सौंप पाती तो बिना देर किए ऐसा कर देती, पर कुदरत के अपने नियम हैं, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इसे सही सलामत आपको सौंपूंगी। मैत्री का मन अब शांत हो गया था। अब उसे वंदना की फिक्र होने लगी थी। वंदना ने उससे कहा था कि वह बच्चे के जन्म के बाद किसी से बात करना चाहती है। मैत्री को लगा कि ज़रूर ही वह कोई नज़दीकी होगा, वंदना उस पर भरोसा करती होगी। मैत्री ने कहा, वंदना तुमने कहा था कि मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताओगी जिससे तुम बच्चे के पैदा होने के बाद बात करना चाहती हो। वंदना ने अपनी आंखें झुका ली। शायद वह उनमें उतर आई नमी को मैत्री से छिपाना चाहती थी। वह बोली, क्या करेंगी जानकर दीदी, मैं भी अब नहीं चाहती हूँ कि अपने दुख का साया उस पर डालूं। क्यों वंदना, तुम उससे दूर क्यों भाग रही हो? जैसे तुम उसके बारे में बात करती हो उससे लगता है कि तुम दोनों के बीच गहरा प्यार है। तभी तो नहीं चाहती हूँ दीदी कि उसे मेरे दुर्भाग्य के बारे में पता चले, क्योंकि सब जानकर वह भागा चला आएगा, मेरे लिए मेरे सारे दुख अपना लेगा। मैत्री उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। वह महसूस कर रही थी कि उसके बारे में बात करते हुए वंदना के मन में उसके लिए प्यार का सागर उमड़ रहा था। उसने कहा, तुम्हारे दिल में उसके लिए जो प्यार है
उसे देखकर मुझे उसके बारे में जानने की उत्सुकता हो रही है। जरूर ही वह एक सच्चा प्रेमी है। प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताओ। वंदना सब बताने को तैयार हो गई। रवि का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर गया। उसके दिल में भी पश्चाताप था। अपने पापा की बात में आकर उसने रवि का दिल दुखाया था। वह बोली, सही कहा दीदी, रवि एक सच्चा आशिक है। वह मुझे बहुत चाहता है। रवि नाम है उसका। क्या करता है? बीएसएफ में कांस्टेबल है। बहुत गहरा प्यार है तुम दोनों का। दीदी, हमारा प्यार स्कूल से शुरू हुआ था। जवान होते होते वह और परवान चढ़ा। तो फिर तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की? मैत्री के इस सवाल पर वंदना उदास हो गई। उसने जवाब दिया, दीदी, मैं ही अपने और रवि की शादी में बाधा बन गई। यह सुनकर मैत्री को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, वो कैसे? वंदना ने उसे सारी बात बता दी। सब जानकर मैत्री को बहुत दुख हुआ। वह बोली, तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अगर मेरी मानो तो तुम्हें रवि से बात जरूर करनी चाहिए। जैसा तुमने उसके बारे में बताया, उसके हिसाब से तुमसे बिछड़कर वह भी सुखी नहीं होगा, ज़रूर तुम्हारे लिए परेशान होगा। मैत्री की बात सुनकर वंदना सोच में पड़ गई। उसके मन में भी यही बात आती थी। वह रवि को जानती थी। उसके शादी से मना कर देने के बाद भी वह उसे भूला नहीं होगा। अभी भी उसकी याद में ही जी रहा होगा। वंदना पहले ही उसे एक तकलीफ दे चुकी थी। अब अपना दुख बताकर वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। मैत्री को अफसोस हो रहा था कि वह वंदना के साथ रुखाई से पेश आई। उसने वंदना से कहा, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ रुखाई से पेश आई, उसका बुरा मत मानना। मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए। दीदी, मैं समझती हूँ, आप परेशान ना हो। मैं अपना और बच्चे दोनों का ख्याल रखूँगी। मैत्री के जाने के बाद वंदना रवि के बारे में सोचने लगी। वंदना का केस क्राइम ब्रांच के अधिकारी अजय सिंह हुड्डा को सौंपा गया था। उन्होंने आदमपुर थाने के एसएचओ से इस केस के बारे में पूरी जानकारी ली थी। रघुनाथ सिंह, चंदन और क्लिनिक से पकड़े गए लोगों के बयान भी लिए थे। क्लिनिक में जो लोग पकड़े गए थे, उन्होंने उस आदमी का हुलिया बताया था जो वंदना को गुरुग्राम ले गया था। उनके बयान के आधार पर उस आदमी का एक स्केच बनवाया था। उस स्केच को कई जगहों पर सर्कुलेट करवाया, पर अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। अजय की उम्र कोई 52 साल की थी। वंदना की तस्वीर देखकर उन्हें अपनी बेटी की याद आती थी। उनकी 21 साल की बेटी वर्षा कॉलेज जाते हुए सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। वंदना की शक्ल उससे मिलती जुलती थी। अजय इस केस को केवल क्राइम ब्रांच अधिकारी के तौर पर ही हैंडल नहीं कर रहे थे, बल्कि एक पिता के तौर पर भी वह वंदना को जल्द से जल्द खोज निकालना चाहते थे। पर अभी तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। जो आदमी कानपुर की उस क्लिनिक से वंदना को गुरुग्राम लेकर गया था, उसके बारे में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। अजय समझ नहीं पा रहे थे कि उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। इंस्पेक्टर असलम ने अजय के केबिन में प्रवेश किया। वह खुश लग रहा था। अजय ने पूछा, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो? कोई अच्छी खबर लाए हो लगता है। जी सर, खबर तो अच्छी है। जिस आदमी का स्केच हमने बनवाया था, एक आदमी ने उसे देखने का दावा किया है। कौन है वो आदमी? उसने वंदना को भी देखा था? सर, इस आदमी का नाम ललित है। इसने बताया कि लगभग 4 महीने पहले इसने उस स्केच वाले आदमी से मिलते जुलते आदमी को देखा था। वह आगरा एक्सप्रेसवे पर चाय नाश्ते के लिए रुका था। जब वो अपनी गाड़ी पार्क कर रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, तो सामने से आते एक आदमी से टकरा गया। इसका फ़ोन जो हाथ में था, धक्के से ज़मीन पर गिर गया। उसकी स्क्रीन चिटक गई। इस बात पर दोनों में कहा सुनी हुई थी। टकराने वाला आदमी ऐसा ही दिखता था, पर उसने उसके साथ किसी को नहीं देखा। और कुछ बताया इस ललित ने? सर, वह कह रहा था कि यह आदमी एक काले रंग की बोलेरो में बैठकर चला गया। ललित को नंबर तो याद नहीं, पर कह रहा था कि प्लेट पर DL लिखा देखा था। अजय के लिए यह काम की जानकारी थी। गाड़ी दिल्ली की थी। उन्होंने कहा, चलो, यह पता चला कि काले रंग की बोलेरो थी और दिल्ली की थी। सर, काले रंग की ना जाने कितनी बोलेरो होंगी दिल्ली में। फिर सर, वंदना को गुरुग्राम लाया गया है। यह हो सकता है कि पहले उसे दिल्ली ले जाया गया हो, फिर वहाँ से गुरुग्राम ले जाया गया हो।
एक काम करो, यहाँ जितनी IVF क्लिनिक हैं उसके आसपास यह स्केच दिखाकर पूछताछ करो। इंस्पेक्टर असलम अजय के आदेश पर पालन करने के लिए चला गया। अजय वंदना के बारे में सोचने लगी। वंदना के साथ उसके अपने पति ने ही छल किया था। पहले उसे अपने भाई के बच्चे के लिए सरोगेट मदर की तरह इस्तेमाल किया, उसके बाद उसे बेच दिया, अब उसे फिर इसी उद्देश्य के लिए किसी को बेचा गया था। वंदना की कहानी बहुत दुखदाई थी, पर इसमें एक बात सुख देने वाली थी। वंदना को सच्चे दिल से प्यार करने वाला भी था, जिसने उसे तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी कोशिशों का ही परिणाम था कि पुलिस के हाथ इतने सारे सबूत लग पाए थे। अजय ने रवि से मिलने का निश्चय किया। इंस्पेक्टर असलम ने अपनी टीम को दिल्ली की कई IVF क्लिनिक्स पर उस संदिग्ध आदमी के स्केच के साथ भेजा जो वंदना को कानपुर से लेकर आया था। लेकिन करीब 15 दिन हो गए थे, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान था। इतने दिन हो गए थे पर इस केस में कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वह आदमी वंदना को लेकर सीधे गुरुग्राम गया होगा, पर अजय के आदेश पर वह दिल्ली में पूछताछ कर रहा था। इंस्पेक्टर असलम सोच रहा था कि क्या करे, तभी उसे एक फ़ोन आया। फ़ोन कांस्टेबल का था। उसने जो खबर दी उसे सुनकर इंस्पेक्टर असलम का चेहरा खिल उठा। वह फ़ौरन उस जगह के लिए निकल गया। कांस्टेबल संजय इंस्पेक्टर असलम की राह देख रहा था। उसने बताया कि स्केच को देखकर एक मेडिकल स्टोर वाले ने बताया कि वह आदमी कुछ ही दिन पहले उसके मेडिकल स्टोर पर आया था। वह उससे कुछ ऐसी दवाई मांग रहा था जिनका गलत प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद डॉक्टर का पर्चा भी नहीं था। इंस्पेक्टर असलम कांस्टेबल संजय के साथ उस मेडिकल स्टोर पर पहुंचा। मेडिकल स्टोर का नाम संजीवनी मेडिकल स्टोर था। उसका मालिक एक 40-42 साल का आदमी था। उसका नाम उमेश था। इंस्पेक्टर असलम ने उससे कहा, तुम सही तरह से कह सकते हो कि जो आदमी तुम्हारे मेडिकल स्टोर पर आया था वह स्केच वाला ही आदमी है? उमेश ने जवाब दिया, सर स्केच और वास्तविक व्यक्ति में कुछ फ़र्क तो होता ही है, पर स्केच बहुत हद तक उसकी शक्ल से मिलता है। तुम्हें उसकी शक्ल याद रह गई? सर, मैंने कांस्टेबल संजय को बताया था कि वह आदमी ऐसी दवा मांग रहा था जो नशे की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। उसके पास डॉक्टर का पर्चा भी नहीं था, इसलिए मैंने दवा बेचने से मना कर दिया। कौन सी दवा थी वह? जेनेक्स नाम था उस दवा का। मनोचिकित्सक एंजाइटी के इलाज के लिए लिखते हैं। हर कोई ऐसी दवा नहीं लेता, इसलिए उसका चेहरा याद रहा। इंस्पेक्टर असलम ने कांस्टेबल संजय से दवा का नाम नोट करने को कहा। नाम नोट करवाने के बाद उमेश कुछ याद कर बोला, एक बात और जो मैंने गौर की थी। कौन सी बात? मुझे उसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट महसूस हुई थी। इंस्पेक्टर असलम ने उससे पूछा, उस आदमी को आए कितने दिन हुए होंगे? उमेश कुछ सोचने के बाद बोला, सर कोई 20-25 दिन पहले की बात है। समय क्या रहा होगा? उमेश अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, पर सही समय उसे याद नहीं आ रहा था। उसने कहा, पता नहीं सर, दिमाग पर जोर डाला पर सही समय याद नहीं आ रहा है। पर मैं उस दिन ज़रूरी काम के लिए मेडिकल स्टोर से अपने घर गया था। वहाँ से लंच करके ही आया था। अंदाज से कहूँ तो 1:30 से 2 बजे के बीच लौटा होऊंगा। कोई 5-5:15 के करीब दवाओं का स्टॉक आया था। वो आदमी 2 बजे से 5 बजे के बीच कभी आया होगा। इंस्पेक्टर असलम ने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए पूछा, तुम्हारी दुकान या उसके आसपास कोई CCTV कैमरा नहीं है? उमेश काउंटर से बाहर निकल कर आया। बाईं तरफ इशारा करते हुए बोला, सर वो जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं उसके बाहर एक CCTV कैमरा लगा है। मेरे मेडिकल स्टोर से निकलकर वह उस तरफ ही गया था। उनकी CCTV फुटेज से आपको शायद कोई मदद मिल जाए। मेडिकल स्टोर से निकलकर इंस्पेक्टर असलम कांस्टेबल संजय के साथ सामने वाली बिल्डिंग में गए। वह बिल्डिंग दरअसल एक कोचिंग सेंटर थी। उसके बाहर एक खंभे पर CCTV कैमरा लगा था। यह कैमरा कोचिंग सेंटर का ही था। इंस्पेक्टर असलम कोचिंग सेंटर के मैनेजर से बात की। उसने संभावित अवधि की CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी। इंस्पेक्टर असलम अपने लैपटॉप पर उस कोचिंग सेंटर की फुटेज देख रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर लगा रखा था। कांस्टेबल संजय की नज़रें भी स्क्रीन पर जमी हुई थी। उमेश ने अंदाज से 20-25 दिन बाद बताए थे। इंस्पेक्टर असलम ने संभावित समय के 2 दिन पहले से आगे 8 दिन की फुटेज ली थी।
उन्हें हर दिन 2 से 5 बजे तक की फुटेज चेक करनी थी। उमेश के अनुसार वह आदमी कुछ लंगड़ा कर चल रहा था। हालांकि ललित ने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी, पर यह हो सकता था कि कहासुनी में उसने ध्यान न दिया हो या फिर लंगड़ाहट बाद में लगी किसी चोट के कारण हो। पर अब उन्हें 10 दिनों की फुटेज के 3 घंटों के हर एक हिस्से को बहुत ध्यान से देखना था। अगर वह आदमी कैमरे में आएगा भी तो कुछ ही क्षणों के लिए, इसलिए बड़े ध्यान से हर एक क्षण की फुटेज देखनी थी। इंस्पेक्टर असलम और कांस्टेबल संजय ने 4 दिन की फुटेज देख ली थी। अभी भी 6 दिन की फुटेज देखना बाकी था, पर इतनी देर से स्क्रीन पर आंखें गड़ाए दोनों थक गए थे। उन लोगों ने कुछ देर का ब्रेक लेने का मन बनाया। दोनों ने चाय का ऑर्डर दिया। सामने मेज पर 2 कांच के गिलास रखे थे, उनमें भरी गर्म चाय से भाप निकल रही थी। इंस्पेक्टर असलम ने अपना गिलास उठाकर एक घूंट भरा। उसे कुछ ताजगी महसूस हुई। कांस्टेबल संजय ने भी अपने गिलास उठाते हुए पूछा, क्या लगता है सर, हमें सफलता मिलेगी? संजय, जब तक काम पूरा ना हो जाए यह नहीं मानना चाहिए कि सफलता नहीं मिलेगी। हम पुलिस वालों को तो खास तौर पर उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा काम तो यूं भी संभावनाओं पर ही चलता है। मान लो हमें इस फुटेज से कुछ ना भी मिले तो भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, दूसरी संभावना तलाश करनी है। चाय पीने के बाद दोनों फिर से सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगे। 2 दिन की फुटेज और देख डाली, पर कुछ नहीं मिला। जब वह 7वें दिन की फुटेज देख रहे थे तो 4:15 बजे की रिकॉर्डिंग में उन्हें उनका आदमी दिखाई पड़ गया। इंस्पेक्टर असलम ने कांस्टेबल संजय से कहा, देखा हमारे काम में कितने धैर्य की ज़रूरत है। अब इस फुटेज से इस आदमी का स्टिल निकलवा कर एक कॉपी कानपुर के कर्नलगंज थाने में एसएचओ के पास भिजवाओ। उनसे कहो कि क्लिनिक से गिरफ्तार लोगों को दिखाकर पूछे कि जो वंदना को ले गया था वह यही है। कांस्टेबल संजय ने कहा, सर जल्द से जल्द मैं ये काम करता हूँ। इंस्पेक्टर असलम ने कुछ सोच कर कहा, स्टिल की और कॉपियाँ निकलवा कर दिल्ली के साइकियाट्रिस्ट के पास भेजो। पता करो क्या यह आदमी किसी से एंजाइटी का इलाज करा रहा था। कांस्टेबल संजय इंस्पेक्टर असलम के आदेश का पालन करने चला गया। पवन राठौर अपने सामने बैठे रवि की बेचैनी को महसूस कर रहे थे, पर वह यह भी जानते थे कि परेशान होने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। उन्होंने रवि को तसल्ली देते हुए कहा, देखो मैं मान रहा हूँ कि देर लग रही है, पर पुलिस अपना काम कर रही है। रवि अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसे लग रहा था कि वंदना ना जाने कहाँ होगी, उसके साथ ना जाने क्या हो रहा होगा, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसका गुस्सा अपने ऊपर था कि क्यों उसने रिजाइन करके वंदना को तलाश नहीं किया, पर अपने आप को संयत कर बोला, सर वंदना को गायब हुए अब 6 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। मुझे अब डिप्रेशन होने लगा है। पवन राठौर ने एक ऑफिसर की तरफ कड़क आवाज़ में कहा, डोंट टॉक लाइक दिस, यू आर अ जवान। पवन राठौर की बात सुनकर रवि ने जवाब दिया, सर मैं एक जवान हूँ, पर मेरे दिल में वंदना के लिए बहुत सा प्यार है। पवन राठौर उठकर उसके पास आए, रवि के कंधे पकड़कर बोले, तुम्हें उसी प्यार के लिए अपनी हिम्मत और धैर्य को बनाए रखना है। पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है, उन्हें कुछ सफलताएं भी मिली हैं। रवि ने कहा, सर कैसे और कब तक धैर्य रखूं? पुलिस को पिछली कामयाबी यही मिली थी कि उन्हें वंदना को गुरुग्राम लेकर जाने वाले की एक सीसीटीवी फुटेज मिली थी, पर उसके बाद अभी तक उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। रवि की बात ठीक थी, उस बात को 1 महीना होने को आया था, पर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। लेकिन पवन राठौर उस पर कुछ भी जाहिर नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा, ये सही है कि देर लग रही है, पर फिर भी इस केस ने काफ़ी प्रोग्रेस की है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह आकर बात अटक जाती है, फिर एकदम से बात बन जाती है। इसलिए कह रहा हूँ धैर्य रखो। वैसे आज मैं इस केस के अधिकारी अजय सिंह हुड्डा से बात करता हूँ। कमांडेंट पवन राठौर ने से मिलकर आने के बाद से ही रवि और अधिक बेचैन हो गया था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने क्वार्टर के बाहर आकर वह टहलने लगा। इस वक्त उसका मन पछतावे की आग में जल रहा था। वंदना के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वह स्वयं को जिम्मेदार मान रहा था। वह अपने आप को कोस रहा था कि अपने प्यार को वह इतनी भी नहीं समझ पाया।
जब वंदना ने उससे शादी करने से इनकार किया था तो वह चुपचाप मान क्यों गया था? बजाय सब कुछ छोड़कर चले आने के, उसे सच का पता लगाने के लिए वहीं रुकना चाहिए था। वंदना को दलदल में फंसने से रोकना चाहिए था। अगर उस दिन जब वंदना ने उससे शादी करने से मना किया था तब वह भी जिद पकड़ लेता कि वंदना की शादी उसी के साथ होगी, वंदना पर हक जमाता, तो भले ही एक बवाल मचता, लेकिन वंदना उस दरिंदे रघुनाथ के चंगल में फंसने से बच जाती। उस दिन की घटना उसकी आंखों के सामने तैरने लगी जब वंदना ने उसे आखिरी बार मिलने बुलाया था। उस दिन के बाद उसने वंदना को नहीं देखा था। शिवदयाल और प्रभावती अपने बेटे की खुशी के लिए वंदना से उसकी शादी करने को तैयार हो गए थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। वंदना का नंबर देखकर चुपचाप छत पर जाकर बात करने लगा। वंदना ने उससे कहा कि वह उससे उसके देवी के मठिया वाले आम के बाग में आकर मिले। उसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ में परेशानी झलक रही थी। रवि के पूछने पर उसने कहा कि वह आकर मिले तब बात करेगी। वह बात करके जाने के लिए मुड़ा ही था कि सामने रज्जो को खड़ा हुआ पाया। वह मुस्कुरा रही थी। रवि ने उसे समझाते हुए कहा, ना जाने क्या बात है, वंदना बहुत परेशान लग रही थी, मिलने बुलाया है। रज्जो ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैंने कब रोका है, जाओ होने वाली भाभी जी की परेशानी दूर करो। रवि ने उसकी चोटी पकड़कर खींचते हुए कहा, दिन पर दिन शरारती हो रही है। उसके बाद भागते हुए सीढ़ियाँ उतरकर आंगन में आ गया। आंगन में मोहल्ले की कुछ औरतें ढोलक बजाकर गाना गा रही थी। उन सबके बीच से होता हुआ रवि बाहर निकल गया। वंदना के परिवार के 4 आम के बाग थे। उनमें से एक बाग कुछ दूर था। इस बाग में वंदना के परिवार की कुल देवी का छोटा सा मंदिर था। रवि उसी बाग में पहुंचा। वंदना मंदिर के छोटे से चबूतरे पर बैठी थी। रवि जाकर उसके बगल में बैठ गया। वंदना कुछ परेशान लग रही थी। रवि ने पूछा, मिलने को इतनी बेसब्र क्यों थी कि यहाँ बुला लिया? अब तो हमारी शादी के कुछ ही दिन बचे हैं। वंदना ने रवि की तरफ देखा। उसे इस तरह देखते हुए देखकर वह बोला, मेरी शक्ल आज क्या कुछ बदल गई है? ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे यहाँ बुलाने का क्या कारण है? वंदना अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बोली, रवि, हमारी शादी नहीं हो सकती है। उसकी बात सुनकर रवि कुछ पलों के लिए सकते में आ गया। फिर कुछ संभल कर बोला, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं तो क्या है? ये मजाक नहीं है। मजाक नहीं है तो क्या है? अगले हफ्ते हमारी शादी है। तुम कह रही हो कि हमारी शादी नहीं हो सकती है। रवि ने वंदना को दोनों कंधों को पकड़कर उससे अपनी ओर घुमा कर कहा, तुम्हारे पापा ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं उनसे बात करूँगा। वो ऐसे कैसे हमारी शादी तोड़ सकते हैं? कोई भी हमें शादी करने से नहीं रोक सकता है। हमारी शादी होकर रहेगी। वंदना ने रवि के हाथ उसके कंधों से हटा दिए। फिर से दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बोली, मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा है। वह तो शादी को तैयार हो गए थे। रवि उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वह बोला, वो कुछ नहीं कह रहे हैं तो दिक्कत क्या है? क्यों नहीं हो सकती है हमारी शादी? वंदना ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। एक बार फिर रवि को झटका सा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वंदना इस तरह की बातें क्यों कर रही है। उसने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास कर रही हो वंदना? हमारा प्यार कोई कल परसों का नहीं है। बचपन से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे प्यार की खातिर तो तुमने समाज से लड़ाई की थी। अपने पिता और भाई को समझाया था कि तुम शादी करोगी तो सिर्फ मुझसे। फिर अचानक ये क्या कह रही हो? वंदना ने रुखाई से कहा, वो फैसला मेरा था और यह फैसला भी मेरा है। मुझे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। रवि ने भी गुस्से से कहा, तुम्हें अपने फैसले लेने का अधिकार है। मुझे भी इस बात का अधिकार है कि मैं तुमसे पूछूं कि अचानक मुझ में कौन सी ऐब देख लिया तुमने कि शादी करने का फैसला बदल दिया। वंदना ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि बहुत गुस्से में था। उसने चिल्लाकर कहा, इस तरह चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। रवि इतनी जोर से चिल्लाया था कि अगर वह दोनों बाग की जगह कहीं और होते तो भीड़ एकत्र हो गई होती। वंदना ने कहा, आज मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि छत्तीसगढ़ में कुछ बीएसएफ जवान ब्लास्ट में मारे गए। मैं डर गई हूँ। एक बीएसएफ जवान की ज़िंदगी का क्या भरोसा है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। वंदना के जवाब से रवि और अधिक चिढ़ गया। वह बोला, ये कैसी बचकानी बात है?
मैं क्या आज जाकर बीएसएफ में भर्ती हो गया हूँ? तुम तो शुरू से जानती हो कि मैं एक बीएसएफ कांस्टेबल हूँ। अखबार में तो और भी बहुत सी खबरें छपती हैं। सड़क पर हुए हादसों में जान गंवाने वालों की मौत का एक कारण तो नहीं होता है। वंदना ने कहा, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमसे शादी नहीं कर सकती। अपनी बात कहकर वंदना वहाँ से चली गई। करीब आधे घंटे तक रवि मंदिर के चबूतरे पर बुत बना बैठा रहा। वंदना के मना करने के बाद रवि कुछ देर वहाँ चुपचाप बैठा रहा। वंदना बिना सही कारण बताए चली गई थी। उसे सही कारण जानना था, इसलिए वह वहाँ से उठकर वंदना के घर पहुँचा। वंदना के घर में कोई हलचल नहीं थी। नवीन उसे घर के बाहर ही मिल गया। उसने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वंदना ने बता तो दिया है कि वह तुमसे शादी नहीं करना चाहती है, पर उसने जो कारण बताया वह मेरी समझ में नहीं आया। मुझे उससे बात करनी है। नवीन ने कहा, उसे जो कहना था कह दिया, अब बेकार का तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। रवि ने उसकी बात पर ध्यान ना देकर पुकारा, वंदना बाहर आओ, मुझे बात करनी है। नवीन उसे धक्का देकर निकालने लगा। रवि ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। वह लड़खड़ा कर गिर गया। वंदना बाहर आकर बोली, ये क्या बदतमीजी है? मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है, अब चुपचाप चले जाओ। ऐसे कैसे फैसला सुना दिया तुमने? मेरी राय भी जानने की कोशिश नहीं की, यह भी नहीं सोचा कि मेरे और मेरे परिवार पर क्या बीतेगी। अच्छा होगा कि तुम यह फैसला मान लो। फैसला मान लो? क्यों? मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। नवीन ने कहा, पापा जरूरी काम से गए हैं, अब तुम जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। रवि ने वंदना की नई तरफ देखा। वह कुछ ना बोलकर उसने अपने भाई का साथ दिया। रवि के लिए वहाँ और अधिक रुकने का कोई मतलब नहीं रह गया था। वह अपने घर चला गया। जिस घर के आंगन में नाच गाना हो रहा था, वहाँ तनाव का माहौल था। रवि वापस दिल्ली जाने को तैयार बैठा था। प्रभा देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रज्जो और महेश चुपचाप खड़े थे। शिवदयाल कमरे में चक्कर लगा रहे थे। अचानक रुककर रवि से बोले, तुम तो कहते थे कि बचपन का प्यार है हमारा, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। कहाँ गया तुम्हारा बचपन का प्यार? क्यों शादी करने से मना कर रहे हो? रवि गर्दन झुकाए बैठा रहा। शिवदयाल ने कहा, तुम लोग क्या हर चीज़ को हंसी मजाक समझते हो? अचानक आकर कह दिया शादी नहीं होगी, कार्ड बंट चुके हैं, 1-2 दिन में नाते रिश्तेदार जुटने लगेंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे? रवि खुद भी मन ही मन इस सवाल से उलझ रहा था, लेकिन उसे भी जवाब नहीं मालूम था। उसकी जो मानसिक स्थिति थी, उसमें कुछ सोच पाना भी कठिन था। वह बस सारे सवालों से दूर भाग जाना चाहता था। रवि को चुप देखकर प्रभा देवी ने कहा, पापा जो कह रहे हैं उसका जवाब दो, क्या कहेंगे हम लोगों से? रवि ने कहा, कह दीजिएगा कि मुझे शादी नहीं करनी थी, मैंने मना कर दिया। प्रभा देवी ने कहा, सही बात बताओ। रज्जो ने बताया कि वंदना का फ़ोन आया था, परेशान थी, तुम्हें मिलने बुलाया था, जरूर उसने ही कुछ कहा है, बताओ बात क्या है? रवि ने कहा, वंदना ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि वह बीएसएफ जवान से शादी नहीं करनी है। वह ऐसा क्यों कह रही है मुझे नहीं पता, उसने कुछ नहीं बताया। रवि ने अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरी विनती है कि आप लोग जैसे भी हो इस स्थिति को संभाल लीजिएगा, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता हूँ। रवि ने अपना बैग उठाया और घर से निकल गया। कुछ दिनों के बाद उसे सूचना मिली कि वंदना की शादी उसकी बिरादरी के रघुनाथ के साथ बड़ी धूमधाम से हो गई है। उसके बाद वह बस एक बार कुछ घंटों के लिए ही अपने घर गया था। वह फ़ोन पर अपने घर वालों और सतीश से बात कर लेता था। रवि ने दिल्ली आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। उसका मन शांत होने में कुछ महीने लगे। जब दिमाग ठंडा हुआ तो उसने वंदना के बर्ताव में अचानक आए बदलाव के बारे में सोचना शुरू किया। तब उसे लगा कि वंदना भले ही यह कह रही हो कि शादी ना करने का निर्णय उसका है, लेकिन वह सच नहीं हो सकता है। अवश्य वह किसी दबाव में थी, इसलिए उसने ऐसा फैसला किया। उसे गुस्से में वहाँ से चले नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। वंदना की शादी रघुनाथ से हो चुकी थी। रवि बस यही प्रार्थना करता था कि जो भी हो, लेकिन वंदना अपने ससुराल में सुखी रहे। वह जब भी अपने दोस्त सतीश से बात करता तो उससे वंदना का हाल चाल जानने का प्रयास करता। सतीश कह देता कि उसे वंदना की कोई खबर नहीं, वह अपने ससुराल में है, सुखी ही होगी। जब रज्जो ने उसे फ़ोन पर बताया कि वंदना अपने ससुराल से गायब हो गई है और उसके ससुराल वाले उस पर भाग जाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं,
तो रवि से रहा नहीं गया। वह फौरन उसकी मदद के लिए चला गया। अपनी कोशिशों से उसने बहुत कुछ पता लगा लिया था। मामला अब पुलिस के हाथ में था, लेकिन वह वंदना का पता नहीं लगा पा रही थी। रवि ने तय कर लिया कि अब वह और पुलिस पर निर्भर नहीं रहेगा। कल ही वह अपने कमांडेंट पवन राठौर से छुट्टी के लिए कहेगा। छुट्टी मिल गई तो ठीक, नहीं तो रिजाइन कर देगा। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।